नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, अपने घर पर होंगे। आज हम प्राचीन भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और मगध के उत्कर्ष का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उस पर चर्चा कर रहे हैं और वो टॉपिक्स है आप लोगों का मौर्य काल। मौर्य काल ये प्राचीन भारत का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे ज्यादा प्रश्न प्राचीन भारत में इसी टॉपिक से आप लोग को रहता है और ये मगध के उत्कर्ष की कहानी को आगे बढ़ाना हुआ। मौर्य काल या मौर्य वंश, इस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा कि मौर्य काल को या मौर्य काल के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, तो मौर्य काल के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं हमारे पास, उस स्रोत को हम लोग करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है आप लोग का अर्थशास्त्र। तो मौर्य वंश के इतिहास को जानने का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है? अर्थशास्त्र। किसका भाई? कौटिल्य का। कौटिल्य का या फिर कहें चाणक्य का। क्लियर है? तो फर्स्ट स्रोत हुआ हम लोगों का जिससे हम लोग मौर्य काल के बारे में जानते हैं, वो क्या है? उसका आंसर होगा अर्थशास्त्र। क्लियर है? दूसरा है हमारा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये जो है राइटर कौन है? तो विशाख दत्त। कौन राइटर है भाई? विशाख दत्त। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आप लोग को पूछ सकता है कि मुद्रा राक्षस के राइटर का नाम बताइए आप लोग। अब आप लोग आराम से कर पाएंगे, विशाख दत्त। तीसरा है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर पुस्तक का नाम है और इसके लेखक हैं सोमदेव। कौन है भाई? सोमदेव। तो कथा सरित सागर के राइटर कौन है? सोमदेव। अगला जो स्रोत है वो है बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी और इसके राइटर हैं क्षेमेंद्र। कौन है भाई? क्षेमेंद्र। तो ये सारे हम लोग किस पर चर्चा कर रहे हैं? मौर्य के इतिहास को जानने के स्रोत। मौर्य के इतिहास को जानने के स्रोत। क्लियर है? अगला जो ग्रंथ है वो है महाभाष्य। क्या है भाई? महाभाष्य। किनका? तो पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि का महाभाष्य। अगला जो है अब है बौद्ध ग्रंथ। कौन ग्रंथ भाई? बौद्ध ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथों में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है महावंश, फिर है दीपवंश। कौन है भाई? महावंश, दूसरा दीपवंश। अगला है हमारा महाबोधि वंश। महाबोधि वंश। नेक्स्ट है दिव्यावदान। दिव्यावदान। ये सारे बौद्ध ग्रंथ हैं और इस ग्रंथ से हम लोग को किस काल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है? आप लोग कर पाएंगे? मौर्य काल के विषय में। एक क्वेश्चन सिंपल भी आप लोग को पूछता है, दे देगा दिव्यावदान किस धर्म से जुड़ा हुआ या किस धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ हैं? आप लोग कर पाएंगे? अब आप लोग का आंसर होगा बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं जिससे हम लोगों को मौर्यों के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। क्लियर है? अब आइए जैन ग्रंथ। कौन भाई? जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ में दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कल्पसूत्र और इसके राइटर का भी नाम आप लोग से पूछता है। कल्पसूत्र जो है वो किनकी पुस्तक है ये भी आप लोग से पूछता है। तो याद रखिएगा भद्रबाहु। किनकी पुस्तक है भाई? भद्रबाहु। क्लियर? क्या नाम है? कल्पसूत्र। और ये किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो आंसर क्या होगा? जैन धर्म। जैन धर्म के दूसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन और परिशिष्ट पर्वन से भी हम लोगों को मौर्यों के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है।
और इसके राइटर हैं हेमचंद्र। कौन राइटर है भाई? हेमचंद्र। तो ये हुआ हमारा ऐसा ग्रंथ जो धर्म ग्रंथ नहीं है, धर्मेतर साहित्य है, धर्मेतर साहित्य, जिससे हम लोगों को पता चलता है। अब आप लोग को बौद्ध ग्रंथ किससे पता चलता है? तो महावंश, दीपवंश, महाबोधि वंश, दिव्यावदान। जैन ग्रंथ कौन कौन है भाई? कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन। क्लियर है? अब आइए, मौर्यों के इतिहास को हम लोग जो जानते हैं वो विदेशी यात्रियों के विवरण से भी जानते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण, तो बहुत सारे विदेशी यात्री विशेषकर यूनानी भारत आए और मौर्यों के विषय में लिखे, उससे भी हम लोगों को पता चलता है मौर्यों का इतिहास। तो विदेशी यात्रियों का विवरण, अगला क्या है हमारा? विदेशी यात्रियों का वर्णन, और इसमें काफी फेमस है, आप लोग जानते हैं, इंडिका। पुस्तक का नाम क्या है भाई? इंडिका, और इसके राइटर हैं मेगास्थनीज। कौन है भाई? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज यूनानी लेखक हैं और इनसे हम लोगों को मौर्य काल के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अगले जो है वो हैं स्ट्रैबो। यूनानी लेखक हैं स्ट्रैबो। क्या नाम है भाई? स्ट्रैबो। प्लिनी, एरियन, ये सारे यूनानी लेखक हैं जिनसे हम लोगों को मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। इसी में अगले हैं डियोडोरस। डियोडोरस, क्लियर है? यूनानी लेखक हैं। कौन भाई? डियोडोरस। अगले हैं जस्टिन, प्लूटार्क। कौन है भाई? प्लूटार्क। ये सारे यूनानी लेखक हैं। प्लूटार्क। अगला है हमारा नियार्कस। नियार्कस, आनेसिक्रीटस, आरिस्टोबुलस, बुलस भी कह सकते हैं। तो ये सारे यूनानी लेखक हैं, विदेशी यात्री हैं, जिनके वर्णन से या जिनके विवरण से हम लोगों को मौर्यों के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अगला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? गौर किए, हम क्या बताने जा रहे हैं? आप लोग को क्या बता रहे हैं? तो हम आप लोग को बता रहे हैं मौर्य काल के इतिहास को जानने के स्रोत। तो ये सारे स्रोत साहित्यिक स्रोत थे। अब हम लोग कर रहे हैं पुरातात्विक स्रोत। कौन स्रोत भाई? पुरातात्विक स्रोत। कौन स्रोत? पुरातात्विक स्रोत। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अशोक के अभिलेख। किसके अभिलेख भाई? अशोक के अभिलेख। तो मौर्य के इतिहास को जानने के लिए अशोक के अभिलेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। और अशोक के अभिलेख पर हम एक सेपरेट क्लास आप लोग को देंगे। बहुत बड़ा यहां से टॉपिक से है और कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक क्लास ही हम देंगे आप लोग को आगे कभी अशोक के अभिलेख पर। दूसरा है हमारा जूनागढ़ अभिलेख। याद रखिएगा, कौन अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। कौन अभिलेख भाई? जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख से भी हम लोगों को मौर्यों के इतिहास के विषय में पता चलता है। अगला है कालीपोलिस। कालीपोलिस मृदभांड। कालीपोलिस मृदभांड, ये क्वेश्चन भी आप लोग को सेपरेट पूछेगा कि कालीपोलिस मृदभांड किस काल की विशेषता है। आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग का आंसर होगा मौर्य काल। भाई क्लियर? अगला है हमारा आहत सिक्का। कौन सिक्का? आहत सिक्का। आहत सिक्के, जिसको हम लोग पंचमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमार्क। तो ये सारे हम लोगों का मौर्य के इतिहास को जानने के स्रोत हैं। तो आज के बाद अगर आप लोग से पूछे कि मौर्य के इतिहास को जानने के
कौन कौन प्रमुख स्रोत है, तो क्या आप लोग कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भाई। अब आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि मौर्य काल के संस्थापक कौन है। मौर्य काल के संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य, और आप लोग को पता है कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके उनकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना हुआ। उस वंश का नाम क्या है? मौर्य वंश। तो अब हम लोग कर रहे हैं मौर्य वंश के शासक, किसका नाम कर रहे हैं भाई? शासक। तो गौर कीजिए आप लोग, फर्स्ट हुए चंद्रगुप्त मौर्य। पहला शासक कौन हुआ भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। और ध्यान रखिएगा आप लोग, मौर्य काल कब से कब तक? तो 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। तो मौर्य काल कब से कब तक चला भाई? 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। क्लियर है? अब आइए चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल देखते हैं। 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य, और ये इस वंश के क्या हो गए? संस्थापक। तो याद रखिएगा, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका शासनकाल कब से कब तक है आप लोग बताइए? 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। क्लियर है? अगले शासक हैं बिंदुसार। क्या नाम है? बिंदुसार। क्लियर? आइए, बिंदुसार का शासनकाल है 298 से 273 ईसा पूर्व। अगले शासक हुए अशोक। अगले शासक कौन है भाई? अशोक। और अशोक का शासनकाल है 273 से 232 ईसा पूर्व। तो ये तीन महत्वपूर्ण शासक हुए मौर्य वंश के। इसके बाद मौर्यों का इतिहास धीरे धीरे धूमिल होता गया और छोटे छोटे शासक हुए। तो उनका एक क्रम, यहां पर कंफ्यूजन है, लेकिन हम एक क्रम बता रहे हैं आप लोग को, इस क्रम को याद रखिएगा आप लोग। तो अशोक के बाद जो शासक हुए वे हुए कुणाल। कौन भाई? कुणाल। याद रखना है, अशोक के बाद जो शासक हुए वो कौन हुए? कुणाल। कुणाल के बाद संप्रति। कौन भाई? संप्रति। और याद रखिएगा, यहीं पर बता देते हैं, ये जैन धर्म के उपासक थे। जैन धर्म के उपासक कौन भाई? संप्रति। तो अशोक के बाद कुणाल, कुणाल के बाद संप्रति, संप्रति के बाद दशरथ, दशरथ। संप्रति के बाद कौन भाई? दशरथ। दशरथ में आप लोग को एक क्वेश्चन पर ध्यान देना है, एक चीज अच्छे से याद रखना है। वो क्या है? तो वो है आजीवक संप्रदाय के उपासक। आजीवक संप्रदाय के उपासक। तो किस संप्रदाय के उपासक थे दशरथ? आजीवक संप्रदाय के। संप्रति किसके थे? जैन धर्म के। क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को? नहीं। आइए ध्यान देना है कि दशरथ द्वारा, किसके द्वारा? दशरथ द्वारा नागा अर्जुनी पहाड़ियों में। कहां भाई? नागा अर्जुनी पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाओं का निर्माण, 3 गुफाओं का निर्माण किया गया। कितने गुफाओं का भाई? 3 गुफाओं का। किनके द्वारा? दशरथ के द्वारा। किस संप्रदाय के लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए। किस पहाड़ी पर? नागा अर्जुनी पहाड़ी पर। तो दशरथ के द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए नागा अर्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफा का निर्माण करवाया गया। अब कई बार आप लोग को गुफा का नाम पूछ देता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना है आप लोग को। फर्स्ट का नाम है गोपी। पहले का क्या नाम है भाई? गोपी। दूसरे का है लोमर्सी। क्या नाम है? लोमर्सी। और तीसरे का नाम है वडथिका।
ये 3 गुफा का निर्माण दशरथ के द्वारा करवाया गया। किनके द्वारा? दशरथ के द्वारा। तो आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा का निर्माण नागा अर्जुनी पहाड़ी में किस मौर्य शासक द्वारा किया गया है? आप लोग कर पाएंगे? क्या आंसर देंगे भाई? बताइए। दशरथ। किस संप्रदाय के उपासक हैं? तो आंसर होगा आजीवक संप्रदाय के। और दशरथ के बाद जो शासक बने वो हुए हैं आपके, दशरथ के बाद बृहद्रथ। और ये मौर्य वंश के अंतिम शासक हैं। बृहद्रथ ये मौर्य वंश के क्या हैं? अंतिम शासक हैं। तो अगर आप लोग से पूछे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, आप लोग क्या आंसर देंगे? आप लोग का आंसर होगा बृहद्रथ। और नोट करना है आप लोग को, आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि बृहद्रथ के सेनापति थे एक ब्राह्मण व्यक्ति और उनका नाम है पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ के कौन थे? यह प्रश्न पूछ सकता है आप लोगों से। सेनापति थे। कौन थे भाई बताइए? सेनापति थे और वो एक ब्राह्मण थे। वो कौन थे? ब्राह्मण थे। और बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने मगध में एक नए वंश का साम्राज्य स्थापित किया, एक नए वंश का राज्य स्थापित किया और उसका नाम हुआ शुंग वंश। तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग जो हैं सेनापति थे अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ के। और बृहद्रथ की हत्या कर दिया गया 185 ईसा पूर्व में और एक नए वंश की स्थापना हुई और उस वंश का नाम है शुंग वंश। भाई क्लियर है? तो मौर्य वंश में कौन कौन शासक हुए उसका एक क्रम है। फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा कुणाल, पांचवा संप्रति, छठा दशरथ और सातवां बृहद्रथ। तो ये 7 महत्वपूर्ण शासक और उनका क्रम बताए। 3 का आप लोग शासनकाल याद रखेंगे, अंतिम शासक का नाम याद रखेंगे। यहां से क्वेश्चन बनता है संप्रति किस धर्म के उपासक थे? बता चुके हैं, जैन धर्म के। दशरथ आजीवक संप्रदाय के। तो इन सारे प्रश्न पर भी आप लोगों को गौर करना है। क्लियर है? अब आइए, अब हम लोग आज की क्लास में करते हैं पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहला शासक है मौर्य वंश के या मौर्य काल के और वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज हम आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बता रहे हैं। किसके विषय में भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। तो चलिए करते हैं हम लोग अब चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। किसके विषय में भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। चंद्रगुप्त मौर्य पहला है इनका शासनकाल, तो अभी कर चुके हैं हम लोग 323 से 298 ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य का अगर आप लोग से शासनकाल पूछे क्या आंसर देंगे? 323 से 298 ईसा पूर्व। क्लियर? आइए, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के क्या थे? संस्थापक। मौर्य वंश की स्थापना किसको? पराजित और हत्या करके। पराजित प्लस हत्या। तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद। अब है किनके सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। चाणक्य की सहायता से। तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। किनको पराजित करके? धनानंद को पराजित करके। भाई क्लियर? आइए, इनकी राजधानी पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी, तो आंसर होगा पाटलिपुत्र। क्या आंसर देंगे हम लोग? पाटलिपुत्र। क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी नाम। ऐसे तो कई यूनानी नाम हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप लोग को गौर करना है। तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक का यूनानी नाम ये है? यूनानी नाम दे देगा और पूछेगा ये किसके संदर्भ में है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में। सेंड्रोकोटस।
सेंड्रोकोटस। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी नाम, एक ही नाम ये आप लोग याद रखिए, सेंड्रोकोटस। तो सेंड्रोकोटस किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस कहा गया है। यह किस विद्वान द्वारा बताया गया? पूछेगा किसके द्वारा बताया गया? तो विलियम जोन्स द्वारा, विलियम जोन्स द्वारा। तो विलियम जोन्स जो है वो सबसे पहले ये हम लोगों को स्थापित करके बताए कि सेंड्रोकोटस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही यूनानी नाम सेंड्रोकोटस है। ये किनके द्वारा पहली बार हम लोगों को बताया गया? ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से। आप लोग का आंसर अब क्या होगा? विलियम जोन्स। क्लियर है? आइए, एक यूनानी लेखक हैं प्लूटार्क। कौन है? प्लूटार्क। इनका एक स्टेटमेंट है कि 6 लाख सेना को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारतवर्ष को रौंद डाला। तो 6 लाख सेना के साथ पूरे भारतवर्ष को किस मौर्य शासक द्वारा रौंद डाला गया? आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये किस यूनानी लेखक का स्टेटमेंट है? आंसर क्या देंगे आप लोग? प्लूटार्क। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6,40,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 6,40,000 सैनिक। तो 6,40,000 सैनिक को लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। यह स्टेटमेंट दे देगा और आप लोग से पूछेगा किनका स्टेटमेंट है? तो यूनानी लेखक प्लूटार्क का। कर पाएंगे? यूनानी लेखक प्लूटार्क का। क्लियर है? और पूरे भारत को रौंद डालने का मतलब क्या हुआ? यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ हुआ कि पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर लिया। तो पूरे भारत पर विजय प्राप्त करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसलिए इसे भारत का, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम चक्रवर्तीन शासक माना जाता है। चक्रवर्तीन शासक माना जाता है। तो भारतवर्ष का प्रथम चक्रवर्तीन शासक कौन है, किसको माना जाता है? यह क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछे, अब आप लोग कर पाएंगे। कौन भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। अब है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में कौन कौन क्षेत्र शामिल था? तो ध्यान रखना है आप लोग को। उत्तर में कश्मीर। कौन भाई? कश्मीर। उत्तर में कश्मीर। क्लियर है? आइए, दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, मैसूर। याद रखना, मैसूर तक। उत्तरी कर्नाटक का अर्थ क्या हुआ? मैसूर। पूरब में बंगाल तक। क्लियर है? पूरब में कहां तक? बंगाल। और पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक। हिंदुकुश पर्वत तक। तो ये चौहद्दी हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का। तो आज के बाद अगर आप लोग से पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का सबसे उत्तरी विस्तार कहां तक है, क्या बोलेंगे आप लोग? कश्मीर। दक्षिण में उसका विस्तार, तो दक्षिण में उसका विस्तार उत्तरी कर्नाटक तक, मैसूर तक। पूर्व में बंगाल तक, और पश्चिम में भाई हिंदुकुश पर्वत तक। क्लियर है? अब आइए, एक क्वेश्चन यहां से पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय का उल्लेख, किसका भाई? दक्षिण विजय का उल्लेख प्राप्त होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया, इसका उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? दक्षिण विजय का उल्लेख किस विजय का भाई? दक्षिण विजय का उल्लेख प्राप्त होता है। तो 2 स्रोत हैं हम लोग को। एक को कहते हैं आहनानूर। क्या कहेंगे? आहनानूर। याद रखिएगा, एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है दक्षिण भारत, तमिल ग्रंथ है आहनानूर, और दूसरा जो है वो है मुरनानूर। मुरनानूर। तो ये 2 तमिल ग्रंथ हैं जिससे हम लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय का उल्लेख प्राप्त होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय का स्रोत क्या है?
कहां से पता चलता है? अब कर पाएंगे आप लोग? क्या आंसर देंगे? आहनानूर और मुरनानूर, ये दो ग्रंथ हैं जिससे हम लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय का उल्लेख, दक्षिण विजय का उल्लेख, बंगाल पर विजय का उल्लेख, बंगाल पर विजय का उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन भी पूछता है आप लोग को, याद रखिएगा। महास्थान अभिलेख। कौन अभिलेख? महास्थान अभिलेख। तो अगर आप लोग से पूछे कि बंगाल पर विजय जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्राप्त किया गया, ये किस स्रोत से पता चलता है? आंसर देंगे आप लोग महास्थान अभिलेख। कौन अभिलेख भाई? महास्थान अभिलेख। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और यहां से कई प्रश्न बनते हैं। हम आज ही आप लोग को करवा रहे हैं, यही करवा रहे हैं, और ध्यान देंगे आप लोग। यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बनेगा। तो आप लोग नाम सुने होंगे, सौराष्ट्र प्रांत। ध्यान रखिएगा, किस प्रांत की बात कर रहे हैं हम लोग? सौराष्ट्र प्रांत की। किस प्रांत की भाई? सौराष्ट्र प्रांत। सौराष्ट्र प्रांत। सौराष्ट्र प्रांत में एक झील है जिसका नाम है सुदर्शन झील। कौन झील? सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया था? ये क्वेश्चन आप लोग से पूछता है। आप लोग का आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है? कौन भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ कि सुदर्शन झील कहां स्थित है? आप लोग क्या आंसर देंगे? सौराष्ट्र प्रांत में, और जगह का नाम है गिरनार। क्या जगह का नाम है भाई? गिरनार। क्लियर है? सुदर्शन झील, इसका निर्माण कौन करवाया? तो आंसर देंगे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है? कौन करवाया भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर? आइए, उस समय राज्यपाल कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज्यपाल कौन थे? आंसर होगा पुष्यगुप्त। क्या आंसर देंगे आप लोग? पुष्यगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल कौन थे? पुष्यगुप्त। और उन्हीं के समय में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ। क्लियर है आप लोगों का? किस प्रांत में भाई? सौराष्ट्र प्रांत में। किस पर्वत पर? गिरनार पर्वत पर। या जगह का नाम पूछे तो गिरनार। कोई डाउट है? अब ध्यान रखिएगा, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण यहीं पर हम करवा दे रहे हैं आप लोग को। यह क्वेश्चन आप लोग से पूछता है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण। तो फर्स्ट जो शासक हैं वो है रुद्रदामन। कौन है? रुद्रदामन। किस वंश के हैं? शक वंश के हैं। तो रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया। निर्माण कौन करवाया? पुनर्निर्माण कौन करवाया? दोनों दो प्रश्न है भाई। निर्माण का अगर पूछे तो आंसर क्या देंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। पुनर्निर्माण का पूछे तो क्या आंसर देंगे? रुद्रदामन। किस वंश के हैं भाई? तो शक वंश के। और रुद्रदामन के समय यहां का जो राज्यपाल है उनका नाम है सुविशाख। क्या नाम है? सुविशाख। तो रुद्रदामन जब पुनर्निर्माण करवाया सुदर्शन झील का, तो उस समय सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर कौन थे? आंसर क्या देंगे? गवर्नर कहें या राज्यपाल कहें, बात एक ही है भाई। कौन है? सुविशाख। दूसरे शासक हैं स्कंदगुप्त। कौन भाई? स्कंदगुप्त। ये गुप्त वंश के शासक हैं। किस वंश के? गुप्त वंश के। और उस समय जो सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल थे उनका नाम है पर्णदत्त। क्या नाम है? पर्णदत्त। राज्यपाल या फिर गवर्नर, एक ही बात हुआ, राज्यपाल। ध्यान रखिएगा कि स्कंदगुप्त के समय गिरनार के प्रशासक कौन थे? यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। गिरनार के प्रशासक कौन थे? आंसर होगा चक्रपालित। क्या आंसर देंगे भाई? चक्रपालित। तो अब आप लोग को याद रखना है कि सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसका पुनर्निर्माण कौन करवाया था? आंसर होगा रुद्रदामन
और स्कंदगुप्त। रुद्रदामन के समय वहां के राज्यपाल, तो तीनों के समय के राज्यपाल याद रखना है आप लोग को। चंद्रगुप्त मौर्य के समय का राज्यपाल बताइए कौन है? पुष्यगुप्त। रुद्रदामन के समय सुविशाख और स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त। तो राज्यपाल को भी मैच कराने के लिए आप लोग को दे सकता है, पूछ सकता है कि उस समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल कौन थे। क्या हम लोग कर लेंगे? तो आराम से कर लेंगे। तो सुदर्शन झील से रिलेटेड अब कोई भी प्रश्न आप लोग को आए, आप लोग कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे, पूरा भरोसा है। जो भी टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को पूरा पढ़ा रहे हैं, और वो बहुत है आपके जीएस के लिए। कहीं भी कोई भी यूट्यूब क्लास हो रहा है, अगर जो टॉपिक्स हम पढ़ाए हैं वो टॉपिक्स में आपको कोई कमी नहीं दिखेगा। 19 नहीं होगा मेरा मैटर जो है, वो आपका कंटेंट जो है 20 ही होगा। आप ये भरोसा रखिए और लगातार मेरे साथ बने रहिए, क्लास नोट्स बनाइए। और आप लोग को पता ही है कि जो भी आलसी बच्चे हैं उसके लिए हम जो भी क्लास कर रहे हैं उसका पीडीएफ उपलब्ध करा रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल मुकेश प्रयास पर। तो मुकेश प्रयास पर हम क्लास के 2-3 दिन के अंदर अपलोड करते हैं आपका पीडीएफ। आप चाहें तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन उचित यही होगा कि आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाएं। बहुत बातें क्लास में ही आप लोगों को याद हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। क्लियर है? तो चलिए सुदर्शन झील वाली बात हम लोग कर लिए। अब है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण किया। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण किया। तो सेल्यूकस निकेटर किनके काल में भारत पर आक्रमण किया? अगर आप लोग से पूछे, आप लोग का आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चलिए, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण कब भाई? तो याद रखिएगा 305 ईसा पूर्व। कितना भाई? 305 ईसा पूर्व, 305 बीसी। तो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर जो हैं वो भारत के किस शासक के काल में भारत पर आक्रमण करते हैं? आप लोग का आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। कब भाई? तो 305 ईसा पूर्व में। कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। अब चलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया। ऐसे स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का ऐसा मानना है। और इस पराजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक संधि होता है। एक क्या होता है? संधि। क्लियर है? और उस संधि में सेल्यूकस निकेटर द्वारा जो भी प्रांत जीते गए थे भारतीय उपमहाद्वीप में, वो सारे दे दिए गए। दहेज स्वरूप कहा जाता है किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य को संधि के बाद 4 प्रांत दहेज स्वरूप दिए गए थे, ऐसा मानना है। वो 4 प्रांत कौन कौन है, इस पर ध्यान रखना है। दोनों नाम याद रखना है, हिंदी भी और यूनानी भी। कई बार हिंदी नाम आप लोग को एग्जाम में दे देता है, कई बार यूनानी नाम। तो संधि के तहत प्राप्त राज्य, इस पर ध्यान रखना है आप लोगों को। संधि के तहत प्राप्त राज्य। तो संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य प्राप्त हुए। फर्स्ट का नाम है एरिया, और इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग हेरात। एरिया यूनानी नाम हुआ। क्लियर है? दूसरा जो है वो है अराकोसिया। क्या नाम है भाई? अराकोसिया। तो दोनों याद रखना है आप लोग को, हम ध्यान दिला रहे हैं आप लोग को, एकदम बारीकी से दोनों पर ध्यान रखना है। अराकोसिया का अर्थ हुआ कंधार। क्लियर है? आइए, जेड्रोसिया
क्या प्रांत का नाम है भाई? जेड्रोसिया। तो जेड्रोसिया का मतलब हुआ मकरान तट। कौन तट? मकरान तट। और लास्ट है हमारा पेरिपेमिसदाई। पेरिपेमिसदाई, मिसदाई, पेरिपेमिसदाई। और इसका नाम क्या हुआ? काबुल। क्लियर है? तो याद रखना है, संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस कितने प्रांत प्रदान करते हैं? 4। फर्स्ट बताइए, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपेमिसदाई, या हिंदी में क्या कहेंगे? हेरात, कंधार, मकरान तट, काबुल। और ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह, हेलेना का विवाह किया गया। हेलेना का विवाह किया गया। तो हेलेना किसकी पुत्री है भाई? बताइए। सेल्यूकस निकेटर की। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया गया है। क्लियर है? और इसका उल्लेख कौन करते हैं? उल्लेख तो याद रखिएगा, यूनानी लेखक इस विवाह का उल्लेख, किसका? इस विवाह का उल्लेख यूनानी लेखक एपियानस द्वारा। किसके द्वारा भाई? एपियानस द्वारा। तो किस यूनानी लेखक द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह किया गया था? क्या आंसर देंगे आप लोग? एपियानस। ये हेलेना सबको याद है, जैसे ये राइटर का नाम पूछेगा, लेखक का नाम पूछेगा, पूरी कहानी खत्म। तो ध्यान रखना है आप लोग को, क्या नाम देंगे आप लोग? एपियानस। क्लियर है? और इस संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है 500 हाथी, कितने हाथी? 500 हाथी उपहार में दिया। किसको? सेल्यूकस को। सेल्यूकस को कितना हाथी भाई? 500 हाथी उपहार में दिया गया। सॉरी भाई, एक सेकेंड, उपहार में दिया गया किनको? सेल्यूकस को। कितने हाथी भाई? 500। और इसका वर्णन कौन करता है? तो प्लूटार्क। किस यूनानी लेखक द्वारा? प्लूटार्क। प्लूटार्क कहते हैं कि सेल्यूकस को 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था। कर लेंगे हम लोग। चलिए अगला अब ध्यान देना है आप लोग को कि सेल्यूकस अपना एक दूत भेजते हैं, अपना एक राजदूत भेजते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और आप लोग को वो पता है, मेगास्थनीज। कौन भाई? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर द्वारा एक राजदूत भेजा गया और उनका नाम है मेगास्थनीज। और उनके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है इंडिका। और इंडिका मौर्यों के इतिहास को जानने के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। तो चलिए, मेगास्थनीज किसके राजदूत हैं? आप लोग का आंसर होगा सेल्यूकस का। क्लियर है? चलिए आइए अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और लास्ट चंद्रगुप्त मौर्य से, वो है 300 ईसा पूर्व में। कितने ईसा पूर्व में भाई? 300 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा। तीन 300 ईसा पूर्व में, है ना? कहां? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन किया गया। प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन कब हुआ? 300 ईसा पूर्व में। कहां? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा, इस महासंगीति में
जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया। एक को हम लोग कहते हैं श्वेतांबर, क्या कहते हैं, श्वेतांबर, और दूसरे को कहते हैं दिगंबर। क्लियर है? तो जैन प्रथम महासंगीति के दौरान जैन धर्म कितने संप्रदाय में बट गया? दो संप्रदाय में। फर्स्ट बताइए, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर का याद रखना है आप लोग को, अस्थूल बाहु। क्या नाम है? अस्थूल बाहु, है ना। संस्थापक कौन थे? अस्थूल बाहु। या संरक्षक कौन थे? अस्थूल बाहु। और किनके नेतृत्व में दिगंबर? तो आंसर होगा भद्रबाहु। क्लियर है? भद्रबाहु। तो श्वेतांबर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अस्थूल बाहु। और दिगंबर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? भद्रबाहु। और आप लोग को यह भी पता है कि भद्रबाहु या दिगंबर मत के लोग श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे। कर्नाटक चले गए थे। तो भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला नामक स्थान जो कर्नाटक में स्थित है चले गए थे। क्लियर है? और आप लोग को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के समर्थक थे। समर्थक थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन संप्रदाय के समर्थक थे? दिगंबर। और किस जैन संत के? तो भद्रबाहु। और जब ये और इनका अनुयायी सभी कहां चले गए? श्रवण बेलगोला कर्नाटक। तो इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने पुत्र बिंदुसार को शासन व्यवस्था सौंपकर ये भी चले गए श्रवण बेलगोला कर्नाटक। तो ये याद रखना है, भद्रबाहु के समर्थक थे चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु के नेतृत्व में इस संप्रदाय के लोग श्रवण बेलगोला चले गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी सत्ता अपने पुत्र को सौंपकर कहां चले गए? श्रवण बेलगोला। कहां चले गए भाई? श्रवण बेलगोला। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और यहीं पर जैन रीति याद रखना है आप लोग को, जैन रीति सल्लेखना या फिर संथारा विधि द्वारा, जैन रीति सल्लेखना या संथारा विधि द्वारा प्राण त्याग दिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किस विधि द्वारा भाई? सल्लेखना या फिर कहें संथारा। और ये एक जैन धर्म की रीति है कि उपवास रखकर प्राण त्याग देने की रीति, उपवास रखकर प्राण त्याग देने की रीति को सल्लेखना या संथारा रीति कहते हैं। किस धर्म से? जैन धर्म से। क्लियर है? और इस विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य प्राण त्याग दिए। कब? तो याद रखना है 298 ईसा पूर्व। कब भाई? 298 ईसा पूर्व। क्लियर है? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य संथारा या सल्लेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी समाप्त होती है। तो आज हम आप लोग को मौर्य वंश के इतिहास को जानने के स्रोत, उसके शासकों का क्रम और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताए हैं। अगले क्लास में हम लोग बिंदुसार और अशोक के बारे में अच्छे से करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये काफी परीक्षोपयोगी लग रहा होगा। आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, आने वाले दिनों में जो एग्जाम होगा उसमें आप बेहतर कर पाएं, इसके लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं मेरा ये प्रयास आप लोगों के लिए सार्थक हो रहा होगा, फायदा पहुंचा रहा होगा। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद।